नमस्कार दोस्तों। 5 जून हर वर्ष विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और पर्यावरण है क्या, किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल हैं और पर्यावरण के नष्ट होने के या बर्बाद होने के या ख़राब होने के कारण क्या हैं, उसकी लिए समस्याएं तो हैं ही, उसके समाधान क्या हो सकते हैं और भारत में और विश्व में इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो मैं हूं श्याम वर्मा। पर्यावरण शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट का हिंदी है, जिसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इसे यह एक फ्रांसीसी भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसको इन्वायरन प्लस मेंट, स्टेट ऑफ बीइंग इन्वायरन्ड के अर्थ में प्रयुक्त होता था पहले। इसका ज्ञात प्रयोग कार्लाइल द्वारा जर्मन शब्द अमजीबंग के अर्थ को फ्रांसीसी में व्यक्त करने के लिए हुआ था। पर्यावरण वास्तव में जो मोटी मोटी भाषा में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, पर्यावरण है। इसे ही पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण के ये जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र में स्थापित होती है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जानते हैं। पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो न केवल मानव अपितु विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों के उद्भव, विकास और अस्तित्व का भी आधार है। यानी पर्यावरण नहीं हो तो ना तो कोई जीव जंतु वनस्पति उत्पन्न होगी और न उसका कोई अस्तित्व रहेगा। सभ्यता के विकास से आज तक मानव ने जो भी प्रगति की है, उसमें पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, जबकि दूसरे कारक नियंत्रण के कार्य करते हैं। हिंदी में अगर हम पर्यावरण शब्द का अर्थ निकालें तो ये परि यानी चारों हमारे ओर जो है, परि, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, इससे मतलब होता है। पर्यावरण सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की एक समग्र इकाई है, जो किसी जीवधारी और अजीवधारी, जीवधारी और पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। तो पर्यावरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। और पर्यावरण के जो घटक हैं वो मुख्य रूप से वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल हैं। पृथ्वी विज्ञान में 4 प्रमुख विषय हैं: भूगोल, भूविज्ञान, भूभौतिकी और भूगणित। ये प्रमुख विषय पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र की संबंध और समझ बनाने के लिए भौतिकी, जीव विज्ञान, कालक्रम और विज्ञान का उपयोग करते हैं। सामान्य अर्थों में पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक, अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं, घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और एक उसके पर्यावरण के बीच इंटरडिपेंडेंट यानी अनन्योआश्रय संबंध, एक दूसरे से संबंध होता है। पर्यावरण के भौतिक घटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु
पेड़ पौधे आते हैं, उनके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी हैं। अजैविक घटनाओं में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, हवा, जलवायु के तत्व सहित कई चीज़ें हैं। सामान्यतः पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और मनुष्य को एक अलग इकाई और उसके चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीज़ों को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने को पर्यावरण से अलग नहीं मानती। उनकी नज़र में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है, जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा है। वस्तुतः मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले वे हैं जो तकनीकी रूप से विकसित हैं और विज्ञान और तकनीक के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में काफ़ी बदलाव लाने में समर्थ हैं। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो प्रखंडों में विभाजित किया सकता है: प्राकृतिक और नैसर्गिक पर्यावरण, प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण, और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। यद्यपि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल न हो, या पूर्ण रूप से मानव निर्मित पर्यावरण जिसमें सब कुछ मानव निर्मित हो, संभव नहीं है। यह विभाजन एक प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता का द्योतक मात्र है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग पर्यावास, हैबिटेट के लिए भी होता है। तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है, जिससे प्राकृतिक व्यवस्था या प्रणाली के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। इस तरह की समस्याएं पर्यावरणीय अवनयन कहलाती हैं, यानी पर्यावरण का ह्रास कहलाती हैं। पर्यावरणीय समस्या जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि हैं। मानव को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित करती हैं और अब पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन की चर्चा हो रही है। मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी रूप में अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों से नुकसान को कितना कम करने में सक्षम है, आर्थिक और राजनैतिक हितों की टकराव में पर्यावरण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक है, यह ज्वलंत प्रश्न आज का है और इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। आज पर्यावरण एक ज़रूरी सवाल ही नहीं है बल्कि ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन आज लोगों में इसे लेकर जागरूकता कम है। ग्रामीण समाज को छोड़ दें तो महानगरीय जीवन में इसके प्रति खास उत्साह नहीं पाई जाती। दिखावा के लिए पौधारोपण या छुटपुट चीज़ें की जाती हैं, लेकिन पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल होती है या नहीं, ये निश्चित नहीं है और अधिकतर तो केवल बस दिखावा के लिए होते हैं। उसके बाद वो जो पौधारोपण होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है। अपने परिवेश में हम तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, अन्य सजीव निर्जीव वस्तुएं पाते हैं। ये सब मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। विज्ञान और जीव विज्ञान आदि में विषय के मौलिक सिद्धांतों तथा उनसे संबंध प्रायोगिक विषयों का अध्ययन किया जाता है, परंतु आज की आवश्यकता यह कि पर्यावरण के विस्तृत अध्ययन के साथ साथ इससे संबंधित व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाए। आधुनिक समाज को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की शिक्षा व्यापक स्तर पर दी जानी चाहिए। साथ ही इससे निपटने के लिए बचावकारी उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन और मानव जो प्रकृति के साथ मानव के इंटरफेरेंस है, जैसे माइनिंग है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, पेड़ों का काटना है और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये तमाम समस्याएं हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे अगर हम नहीं बचे
इसको हमने नियंत्रित नहीं किया, कम नहीं किया, तो एक दिन पर्यावरण अगर नष्ट हो जाएगा तो सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा, सारे माने जीव नष्ट हो जाएंगे, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी। इसलिए समाज को पर्यावरण के संवर्धन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के संबंध में जो नगरीकरण है और औद्योगिकरण है, ये भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनकी होती है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। और समय समय पर इसके लिए यदि कानून बनते हैं, लेकिन कानून का पालन कितना होता है यह देखने वाली बात है। यदि पालन हो तो निश्चित ही उसमें सुधार होगा स्थिति में। इसके कारण नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का दोहन भी बहुत है। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं और उनके माइनिंग होते हैं, सारे संसाधनों का दोहन होता है, औद्योगिकरण में उनका दोहन होता है। पर्यावरण अपनी संपूर्णता में एक इकाई है जिसमें अजैविक और जैविक घटक आपस में विभिन्न अंतर क्रियाओं द्वारा संबद्ध हैं, अंतर्गुम्फित होते हैं। इसकी विशेषता इसे एक परितंत्र का रूप प्रदान करती है, क्योंकि परिस्थिति तंत्र या परितंत्र पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक या अजैविक तत्वों के अंतर संबंधित संपूर्णता को कहते हैं। अतः पर्यावरण भी एक पारितंत्र है। पृथ्वी के पैमाने के हिसाब से सबसे बृहत्तम पारितंत्र जैवमंडल को माना जाता है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल में व्याप्त हैं। पूरे पार्थिव पर्यावरण की रचना भी इन्हीं इकाइयों से हुई है। अतः इन अर्थों में वैश्विक पर्यावरण, जैवमंडल और पार्थिव परितंत्र एक दूसरे के समानार्थी हो जाते हैं। ज़्यादातर पर्यावरणीय समस्या पर्यावरणीय अवनयन और मानव जनसंख्या और मानव द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जुड़ी है। पर्यावरण अवनयन के अर्थ में पर्यावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय हैं और किसी भी क्षेत्र में विशेष में या पूरी पृथ्वी पर जीवन और संधारणीयता को खतरा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इसके अंतर्गत प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, गैस विविधता का क्षरण, अन्य प्राकृतिक आपदाएं आदि भी आती हैं। पर्यावरणीय अवनयन के साथ मिलकर जनसंख्या में अत्यधिक गति से वृद्धि और मानव द्वारा उपभोग के बदलते प्रतिरूप लगभग सारी पर्यावरणीय समस्याओं के मूल कारण हैं। संसाधन न्यूनीकरण का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य द्वारा अपने आर्थिक लाभ हेतु इतनी तेजी से दोहन की उसका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्निर्माण या रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, पुनर्भरण नहीं हो सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसाधन क्षरण के लिए जनसंख्या के दबाव, तेज वृद्धि दर और लोगों के उपभोग प्रतिरूप का भी प्रभाव जिम्मेदार माना जाता रहा है। संसाधनों को दो तरह से मान सकते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन, यानी जो रिन्यूएबल हैं और जो नॉन रिन्यूएबल हैं, इसको नया नहीं बन सकता। इसके अलावा कुछ ऐसे संसाधन इनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिनका कभी क्षय ही नहीं हो सकता, जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकते, उसको हम अच्छे संसाधन कह सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। अवनवीकरण संसाधनों का तेजी से दोहन उनके भंडार को समाप्त कर मानव जीवन के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, धातु, खनिजों के भंडार का निर्माण एक दीर्घ अवधि की घटना है और जिस तेजी से मनुष्य इसका दोहन कर रहा है ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल संसाधन हैं
जो मनुष्य द्वारा इतनी तेज़ी से प्रयोग में लाए जाते हैं कि उनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनर्भरण उतनी तेज़ी से संभव नहीं है जितनी तेज़ी से दोहन होता है। और इस प्रकार वे भी अनवीकरणीय या नॉन रिप्लेसमेंट की संसाधन की श्रेणी में आ जाते हैं। केवल जो सौर ऊर्जा है या जो प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं, सौर ऊर्जा जिसको हम कहते हैं कि ये नष्ट ही नहीं हो सकती, ये इसको हम अक्षय संसाधन कहते हैं। पर्यावरण का प्रदूषण है। पर्यावरण में किसी भी ठोस, द्रव्य, गैस अथवा ऊर्जा जैसे ऊष्मा यानी हीट, ध्वनि, रेडियोधर्मिता इत्यादि के प्रवेश को हम पर्यावरण का प्रदूषण कर सकते हैं। यदि इसकी गति इतनी तेज हो कि सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा इसका परिक्षेपण, मदन, वियोजन, पुनर्चक्रण और अहानिकारक रूप से संरक्षण न हो सके। इस प्रकार प्रदूषण को दो स्पष्ट सूचक हैं। नंबर 1, किसी पदार्थ या ऊर्जा का वातावरण में प्रवेश और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हानिकारक या अवांछित होना। इस प्रकार के अवांछित तत्व को प्रदूषक या दूषक कह सकते हैं। प्रदूषण के वर्गीकरण प्रदूषक के प्रकार, स्रोत और परितंत्र जिस हिस्से में उसका प्रवेश होता है उसके आधार पर किया जाता है। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ढेर सारे प्रदूषण हैं जो कि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार ये निश्चित किया जाता है कि परितंत्र के इस हिस्से में दूषक तत्व का प्रवेश होता है। वहीं दूसरी ओर रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि हैं जो प्रदूषक के स्वयं के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण है। जलवायु प्रदूषण जलवायु में जो परिवर्तन होता है वह भी एक कारण हो सकता है। जैसे कि हमारे जीवन में जलवायु परिवर्तन जो होता है उसके लाभ भी हैं और हानि भी है। लाभ है कि फसल तभी उगेगी जब जलवायु परिवर्तन होगा। मनुष्य जीवन में को एक मौसम से गुजरना पड़ता है और समस्त जीवधारी को मौसम की ज़रूरत होती है। जलवायु परिवर्तन से हमें लाभ भी हैं और नुकसान भी। नुकसान जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैव विविधता का ह्रास होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये सब क्यों होते हैं? इसके एक मुख्य कारण पर्यावरण में नुकसान, पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है, बैलेंस है, जो सस्टेनेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जो है, ये ज़रूरी है कि समस्त प्राणियों के जीवन और इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश में घनिष्ठ संबंध है। और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी जो दूषित हो रही है, निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत भी हो सकता है। इसको सुरक्षित करने के लिए मानव सभ्यता को और जीवों को सुरक्षित करने के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। और इसी इस दशा को ध्यान में रखते हुए, इस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सन 1992 में ब्राज़ील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वास्तव में पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है। अन्यथा मंगल ग्रह की तरह ग्रहों की दूसरे ग्रह जहाँ पर जीव नहीं है उसी की तरह धरती का जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण को दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक पर्यावरण और अभौतिक पर्यावरण, जैसे मैंने पहले बताया। भारत में अब हम देखते हैं कि ये जो पर्यावरण से संबंधित कानून क्या हैं भारत में, उसके बारे में हम थोड़ा सा
चर्चा करते हैं। पर्यावरण विधि और पर्यावरण विधि समेकित रूप से उन सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संधियों और समझौतों और संवैधानिक विधियों को कहा जाता है जो प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने और पर्यावरण को संधारणीयता बनाए रखने हेतु हैं। भारत में पर्यावरण से संबंधित कानून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को एक संवैधानिक जनादेश के रूप में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था, जिसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(1) का एक खंड जी जोड़ा गया, जिसमें यह हर नागरिक का एक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ड्यूटी दी गई कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह झीलों, जंगलों, वन्य जीवन और नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित चीज़ों के प्रति सहानुभूति रखे। तो इस तरह से एक तरह से भारत के सभी नागरिक को एक ये ड्यूटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो भारत के नागरिक होने के नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह झील, जंगल, वन्य जीव, नदी सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और सुधार करे तथा जीवित चीज़ों के प्रति सहानुभूति रखे। नीति निर्देशक तत्व में भी एक अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है, जिसमें राज्य को नीति निर्देशक तत्व में एक राज्य को निर्देशित किया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और जंगली जानवरों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगी। देश में स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए 1980 में भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई। बाद में इसे 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के नाम से रीनेम माने पुनः नाम इसका चेंज किया गया। पर्यावरण कानून और नीतियों के प्रबंधन और प्रवर्तन के लिए मंत्रालय की समग्र जिम्मेदारी है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद प्रभाव में आया था। इसे सुरक्षात्मक कानून माना जाता है क्योंकि इसने मौजूदा कानून में कई अंतरालों को भर दिया। जो गैप थी, जो कमी थी उसको भर, जो उस समय के कानून थे उसमें जो कमी थी उसको इस कानून ने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ने भर दिया। इसके अलावा बहुत और से कानून हैं जिसको हम भारतीय वन अधिनियम, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 का है, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1998, पर्यावरण औद्योगिक परियोजनाओं के लिए साइटिंग नियम 1999, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2000, बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2010, वायु प्रदूषण अधिनियम, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ओजोन क्षारीय पदार्थ विनियमन और नियंत्रण अधिनियम 2000, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2018, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, जैविक विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बता चुके हैं। और ये तो ढेर सारे कानून हैं। इसके अलावा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, जैसे एक मेहता वाला केस है, उसके 3 केसेस हैं, उसमें भी बहुत सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर निर्देश दिए हैं।
बहुत से ऐसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं जो कि जो जो अपना पर्यावरण है उसके बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, कुछ हाई कोर्ट्स ने निर्देश दिए हैं, और समय समय पर सरकार उसमें कानून भी बनाती रहती है। जैसे परिस्थिति की आवश्यकता होती है वो समय समय पर कानून बनते रहते हैं। इसके अलावा विश्व संरक्षण रणनीति के तहत सतत विकास के लिए जीवित संसाधन संरक्षण 1980 भी है। सॉरी। ब्रंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अर्थ समिट रियो दी जनवरी 1992, अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क, यानी विश्व स्तर पर और भारत कंट्री के स्तर पर, दोनों स्तरों पर इस पृथ्वी के जो वातावरण है, उस पर्यावरण है, उसको उसके नेचुरल वे में संरक्षित रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो आजकल हर मानव का ये जिम्मेदारी है कि अपने फायदे के लिए, अपने सिस्टम के लिए, या अपने व्यक्तिगत या सामाजिक या देश के जो प्रयास हैं, वो संसाधन हैं, उनका उपयोग संरक्षण के लिए किया जाए, ना कि विनाश के लिए। और यदि पृथ्वी का जो पर्यावरण है वही नष्ट हो जाएगा तो ना तो पृथ्वी के पर रहने वाले जीव होंगे, ना मानव होंगे, ना वनस्पतियाँ होंगी। इसलिए आज हम संकल्प लें कि हम मानव जो अपने फ़ायदे के लिए ना सोच करके, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोच करके, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, ना कि विनाश की तरफ ले जाने वाले कार्य करें। और पूरी तन्मयता से, मन से अपने इस पर्यावरण को सुरक्षित करने का हर संभव प्रयास करें, उसको विनाश से बचाएं, उसको नुकसान होने से बचाएं। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में आज हम ये संकल्प लें, हम पर्यावरण की संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।